वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लास्ट टाइम कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल में डेफिनेशन पढ़ रहे थे ऑन गो टू स्टेटमेंट की, और उससे रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम हमने देखा था। आज हमने कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल की एक और स्टेटमेंट ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट को रीड करना है। हमने सीक्वेंस स्ट्रक्चर में दो मेथड पढ़े थे जिसमें कंट्रोल को ट्रांसफ़र किया जाता था। एक था कंडीशनल और एक था अनकंडीशनल। अनकंडीशनल हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, जिसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट थी, वो थी गो टू, जिसमें हम विदाउट एनी कंडीशन जंप करते थे विद गो टू स्टेटमेंट। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल में एक स्टेटमेंट थी ऑन गो टू। हम किसी ख़ास नंबर को मद्देनज़र रख के या रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस नंबर को यूज़ करके एक ख़ास स्टेटमेंट की तरफ जंप करते थे। आज जो हमने स्टेटमेंट पढ़नी है वो है कंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल की स्टेटमेंट ऑन एरर गो टू। यानी कि अगर किसी किस्म का एरर आ जाए प्रोग्राम में, तो उस सूरत में हमारे यूज़र को कोई मसला दरपेश ना हो, तो उससे बचने के लिए हमने एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया ऑन एरर गो टू। इसकी डेफिनेशन में है, दिस कमांड एनेबल्स एरर ट्रैपिंग फीचर ऑफ GW बेसिक एंड स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन ऑफ एरर हैंडलिंग रूटीन। इसको हम इस्तेमाल करते हैं एरर ट्रैपिंग फीचर में कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर हो तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली क्रैश ना हो और हम उसको दोबारा भी यूज़ करके या एडिट करके यूज़ कर सकें। इससे जो परसेप्शन जाएगा यूज़र पे, या जिसने हमसे प्रोग्राम बनवाया है क्लाइंट में, उसके लिए बहुत अच्छा परसेप्शन जाएगा कि किसी किस्म के भी एरर में भी ये प्रोग्राम क्रैश नहीं होता। और बहुत सारे सिनेरियो ऐसे होते हैं जहाँ पर यूज़र की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से एरर आ जाते हैं। जैसे सिंपल, अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और वहाँ पर आपसे कोई रिक्वायरमेंट पूछी गई और आपने वो रिक्वायरमेंट जो है वो गिवन कंडीशन के मुताबिक एंटर नहीं की। अगर आप विड्रॉ करवाना चाह रहे हैं कहीं से पैसे, तो मिनिमम रेंज से आपने जो है वो उससे भी कम लेस आपने जो है वो वैल्यू एंटर की है, या मैक्सिमम रेंज से भी आपने ज़्यादा जो है वो वैल्यू एंटर की है, या किसी किस्म की भी कोई एज लिमिट हो तो वहाँ आपने एज लिमिट से कम जो है वो वैल्यू एंटर की है। तो इस तरह बहुत सारे एरर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन आ सकते हैं। तो वहाँ पर वो उसको कैसे डील करेगा, कैसे वो जंप करवाएगा एक ख़ास स्टेटमेंट की तरफ, ये होता है हमारा ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। दोबारा इसकी डेफिनेशन पढ़ दूँ, दिस स्टेटमेंट या दिस कमांड enables error trapping feature of GW basic and specify the first line of the error handling routine। इसकी सिंपल सी इंटरप्रिटेशन में एक छोटी सी लाइन मैंने जो है वो अंडरलाइन की है, इट इज़ ऑफन यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। सिंपल सी बात है कि हमें जब पता ही नहीं है कि एरर कहाँ आ रहा है, तो बेहतर यही ही होगा कि हम उसको प्रोग्राम के शुरू में ही इस्तेमाल करें, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कहीं भी एरर आए तो वो ईज़िली उससे निपट सकें। साइंटेक्स इसका सिंपल सा है, ऑन एरर गो टू और आगे वो लाइन नंबर जहाँ पर आपने जंप करना है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो है वो एरर ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट हम लाइन नंबर 10 में ही दे देते हैं बिल्कुल शुरू में, तो आगे वो लाइन नंबर हम देंगे जिस पे हमने जंप करना होगा इन द सिचुएशन ऑफ एरर कमिंग। आगे जी पेज नंबर 45 पे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। इनमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है ERR एंड ERL के बारे में। इन GW बेसिक ईच पॉसिबल एरर हैज़ बीन असाइंड अ यूनिक कोड। हर एरर को एक यूनिक कोड दिया जाता है इन GW बेसिक। व्हेन एन एरर अकर, इट्स कोड इज असाइंड टू अ स्पेशल वेरिएबल नेम ERR and the line number where the error was encountered is assigned to another special variable named ERL. The ERR and the ERL are reserved word. ERR और ERL ये जो लेटर्स हैं, ये दो जो वर्ड आप कह रहे हैं, ये स्पेशल वेरिएबल भी हैं और रिज़र्व वर्ड भी हैं। किनको? क्योंकि हम इनको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ये रिज़र्व वर्ड है। और दूसरी तरफ इनमें वैल्यूज़ स्टोर की जाती हैं, इस लिहाज से ये वेरिएबल भी हैं। यानी कि ऐसे वेरिएबल जो GW बेसिक के डिज़ाइन करदा है
और इनको हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये स्पेशल वेरिएबल हैं और इसके साथ साथ ये रिजर्व वर्ड भी हैं। व्हेन एन एरर अकर इस इट्स कोड इज़ असाइन टू अ स्पेशल वेरिएबल नेम्ड ERR। इस वेरिएबल के अंदर ERR में जो एरर होगा उसका एक कोड असाइन होगा जो GWBC की तरफ से वो स्टोर होगा। इसके बाद वेयर द एरर वाज इनकाउंटर्ड इन इज़ असाइन टू अनदर स्पेशल वेरिएबल नेम्ड ERL। यानी कि वो वेरिएबल यानी कि वो जो एरर है वो कहाँ पर इनकाउंटर्ड हुआ है, कहाँ पर वो हैपन हुआ है, कहाँ पर वो एरर आया है, वो जो लाइन नंबर होगी वो भी स्टोर की जाएगी एक ख़ास वेरिएबल में और उस वेरिएबल का नाम होगा ERL। इसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है यहाँ पर, रिज्यूम, रिज्यूम नेक्स्ट और रिज्यूम लाइन नंबर। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, आप अक्सर गेम खेलते होंगे या शायद आपने वैसे ही सुना होगा। रिज्यूम का मतलब होता है कि दोबारा से स्टार्ट करना या कंटिन्यू करना। मैंने डेफिनेशन मार्क किया, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। द रिज्यूम स्टेटमेंट रिटर्न द एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट दैट कॉज द एरर एंड ट्राइज टू एग्जीक्यूट इट अगेन। ये भी सारी जो वर्ड्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं ये इसी का हिस्सा है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट्स का, इसी में ही ये यूज़ होती हैं और एरर ट्रैपिंग के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। रिज्यूम जो वर्ड है ये क्या कर रहा है, रिज्यूम वर्ड ये करेगा कि जब एरर आएगा किसी लाइन नंबर में तो वो उसको दोबारा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, यानी कि कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं होगा बल्कि उसी लाइन नंबर पे दोबारा ही टिका रहेगा जहाँ पर वो एरर आया है और उसको दोबारा से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। इसके बाद है रिज्यूम नेक्स्ट। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, रिज्यूम नेक्स्ट रिज्यूम द एग्जीक्यूशन, यानी कि दोबारा से एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगा, स्टार्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा फ्रॉम द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेटमेंट दैट कॉज्ड एरर। ये उस स्टेटमेंट से अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करेगा जहाँ से एरर आया था उससे जस्ट बिलो और नेक्स्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, अगर लाइन नंबर 30 के बाद 40 है तो अगर एरर लाइन नंबर 30 में है तो ये हम जो हमारी एग्जीक्यूशन होगी वो दोबारा से लाइन नंबर 40 से स्टार्ट होगी, यानी कि हमारी एग्जीक्यूशन ना होने की सूरत में लाइन नंबर 30 में जब एरर आया वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ बल्कि जंप करके वो लाइन नंबर 40 पे चला गया, नेक्स्ट लाइन नंबर। एंड रिज्यूम लाइन नंबर रिज्यूम द एग्जीक्यूशन एट द स्पेसिफाइड लाइन नंबर। और रिज्यूम लाइन नंबर जो होगा, यानी कि रिज्यूम के बाद हम लाइन नंबर देंगे, उससे क्या होगा कि अगर एरर आता है तो हम जिस लाइन नंबर पे जाना चाहेंगे वहाँ पर जंप हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। आसान सी एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं ऑन एरर गो टू की। लाइन नंबर 10 में ही शुरुआत में ही उसने एरर ट्रैपिंग फीचर के लिए उसने ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट ली है और उसने स्पेसिफाई ये किया है कि ऑन एरर गो टू लाइन नंबर 70, यानी कि किसी भी एरर के आने की सूरत में लाइन नंबर 70 पे कंट्रोल जंप करेगा या ट्रांसफ़र होगा। लाइन नंबर 20 इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर एंड 1%। इसके बाद लाइन नंबर 30 इनपुट एंटर सेकेंड नंबर और N2 और इंटीजर का जो है उसने डिक्लेरेशन कैरेक्टर साथ में दिया हुआ है। 40 R% इज इक्वल N% इंटू N2%। प्रिंट रिजल्ट इक्वल R% एंड 60 एंड 70 पे प्रिंट एरर कोड इज़ ERR एंड प्रिंट एरर इज़ ऑन लाइन नंबर ERL एंड 90 पे एंड। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। उसने वैल्यू यूज़र से मांगी है, उसके बाद सेकेंड वैल्यू फिर उसने यूज़र से मांगी है और इसके बाद लाइन नंबर 40 पे उसने क्या किया है कि R इज़ इक्वल N1 मल्टीप्लाई N2। उसके बाद उसने इस रिज़ल्ट को प्रिंट करवाया है और दोबारा से एंड किया है 60 पे और 70 पे उसने जो है वो जब प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो 70 का क्या काम है, 70 वाले जो लाइन नंबर है ये उस वक्त चलेंगे जब जो है वो प्रोग्राम में एरर आएगा और वो डायरेक्ट लाइन नंबर 60 को छोड़ के, यानी कि एंड वाले पोर्शन को छोड़ के वो चला जाएगा 70 पे।
डबल कोटेशन मार्क यूज़ किए गए हैं लाइन नंबर 20 में भी और 30 में भी, जिसमें मैसेज लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर एंड एंटर सेकंड नंबर। जो भी डबल कोटेशन मार्क में लिखा होगा रिजल्ट में बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा। यानी कि दोनों सूरतों में जिसे आप रन में देखें, एंटर फर्स्ट नंबर, आगे यूज़र ने एंटर किया 400 और एंटर सेकंड नंबर तो यूज़र ने एंटर किया 450। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि उसने इन वैल्यूज़ को जब N1 और N2 किया है दोबारा से उसने परसेंटेज का साइन यूज़ किया है। और यहाँ पर सिंपल वेरिएबल यूज़ करना था, यहाँ पर परसेंटेज जो है वो उसने यूज़ नहीं करना था। जब उसने इसको डिक्लेयर किया, जब इसमें वैल्यू रखवाई, तब ये काम कंप्लीट हो गया। दोबारा उसको जो है वो ये परसेंटेज साइन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं थी। और R इज़ परसेंटेज इज़ इक्वल N इंटू N1 इंटू N2 और वैल्यू जो है वो स्टोर होनी थी। यहाँ पर कुछ एरर आया जिसकी वजह से अब क्या होगा कि लाइन नंबर 20 30 तो एग्जीक्यूट हो गए, लेकिन अब जो हमारा कंट्रोल है वो जंप करेगा लाइन नंबर 70 पे। और क्योंकि एरर आया है तो इस एरर का एक कोड भी असाइन किया गया होगा जो रखवाया होगा ERR के अंदर, और ये जिस लाइन नंबर में एरर आया है वो भी स्टोर होगा ERL के अंदर। तो लाइन नंबर 70 में हम प्रिंट करवाते हैं एरर कोड इक्वल, यानी कि ये जो एरर कोड इक्वल का जो है वो वर्ड लिखे हुए हैं कुछ, ये डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हैं, जिसकी वजह से ये रन के अंदर बिल्कुल वैसे ही प्रिंट होकर आए हुए हैं। नीचे आप रन में देखें कि एरर कोड इक्वल का साइन दिया हुआ है। फिर जो कोड इसको असाइन था वो ERR वो प्रिंट करवाया। अब जब हम वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं तो वेरिएबल प्रिंट नहीं होता बल्कि उसकी जो वैल्यू होती है रिज़ल्ट में वो प्रिंट होकर आती है, और वो नीचे रन में लिखी हुई है 6। इसके बाद लाइन नंबर 80 प्रिंट हुआ, एरर इज़ ऑन लाइन नंबर। अब यही मैसेज नीचे वैसे का वैसे प्रिंट होकर आया और आगे ERL में वो लाइन नंबर लिखी हुई है जिसमें वो एरर आया है जो है 40। इसके बाद लाइन नंबर 90 और प्रोग्राम एंड हो गया। मज़ीद किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।